मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की प्रस्तुति विशेष है। आज के अंक की पृष्ठभूमि तैयार की गई है मेरे इसी चैनल पर स्वरचित एवं फिल्मांकित एक कविता वृक्ष की आत्मकथा पर, जिसे दर्शकों के द्वारा सराहा गया और कुछ दर्शकों द्वारा यह भी आग्रह रखा गया कि मैं इसे गद्य रूप प्रदान करूं, जो कविता से भी अधिक मार्मिकता से भरपूर हो। इसी की परिणति है आज की प्रस्तुति बोलता पेड़। बोलते पेड़ को आवाज़ दी है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी ने। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और स्वागत करती हूँ अपने चैनल के इस मंच पर। अगली आवाज़ उनकी। मैं वृक्ष हूँ। मेरी कहानी अत्यंत अद्भुत है, मनुष्य की कहानी से बहुत भिन्न। मेरे सभी भाई बहनों और दोस्तों की माँ है धरा। आप में से कुछ आश्चर्य कर रहे होंगे, कैसे? तो जानिए, माँ भूमि कैसे हमारी परवरिश करती है, हम कैसे उसकी कोख से जन्म लेते हैं। अपनी माँ को हम भी बड़े होकर देखभाल का योगदान देते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारा प्रारंभ एक नन्हे बीज से होता है, और जब यह बीज धरा की त्वचा या कहिए मृदा में से किसी भी माध्यम से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वहाँ उपस्थित नमी और वायु हमारे जन्म अर्थात बीज के प्रस्फुटन का कारण बन जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है हमारे जन्म की कहानी। माँ धरा की कोख से निकलकर जब हम इस संसार को प्रथम बार देखते हैं, तो पाते हैं कि हमारे विकास में सूर्य के प्रकाश, जल एवं वायु का विशेष महत्व है। शायद आप इस बात से तो भलीभांति परिचित हैं कि हम मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों को प्राणदायिनी शुद्ध वायु भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही फल, फूल, काष्ठ, औषधियाँ, भोज्य पदार्थ भी हम सृष्टि को यूं ही उपहार स्वरूप दे देते हैं। पर हमारी जिंदगी कठिनाइयों से घिरी है। फिर भी मैं और मेरे अन्य साथी संसार के जीवधारियों को खुशी देते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब वापस आते हैं बीज पर। जैसे ही बीज का प्रस्फुटन हुआ, मैं तो शायद इसी पल का इंतजार में था और बस निकल पड़ा। पर निकलते ही पता चला कि मैं अचल हूँ, चल नहीं सकता। अफसोस तो हुआ, उसमें चीखना भी चाहा, मेरे पास आवाज भी नहीं थी। अरे अरे, यह क्या? मैं कुछ देख रहा हूं। कुछ हरी हरी पत्तियों ने मेरा सौंदर्य बढ़ा दिया। मन किया किसी से पूछूं कि अब कैसा लग रहा हूं। तभी एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। मुझे लगा मेरी ये दो पत्तियां मेरे पंख तो नहीं। उड़कर देखना चाहा, प्रयास विफल। मैं जान चुका था कि मुझे पूरी उम्र यहीं अचल जीवन गुजारना होगा। यह मेरी बदकिस्मती थी या सौभाग्य, कभी विश्लेषण का मौका ही नहीं मिला। बचपन में एक बार मैं बहुत दुखी हुआ। मेरे पास रोने के आंसू भी नहीं होते। मेरी माँ भी शायद इतनी व्यस्त है कि अपना आंचल फैलाकर मेरे हिस्से का वात्सल्य भी नहीं दे पाती, परंतु परवरिश करने में कभी कोई भूल नहीं करती। अब मैं आपको एक पुरानी दुखद घटना बताता हूँ। एक बकरी
जिसे उसका मालिक लकड़ी मार मार कर दौड़ा रहा था। मेरे हम उम्र प्यारे दोस्त को वो दौड़ते दौड़ते पैरों तले कुचल कर चली गई। मेरा दोस्त जीवन खो चुका था। मैं चाह कर भी कुछ न कर सका। धीरे धीरे इन दर्दों के साथ मैं बड़ा होने लगा। इतना बड़ा कि एक दिन जिन पक्षियों को देखकर मेरा भी मन करता था कि मैं उड़ूं, अब वही पक्षी मेरी डाल पर बैठकर चहचहाने लगे। मुझे खुशी मिलने लगी, मैं खुश रहने लगा। मुझे लगता कि मैं ही उनके स्वरों में बोल रहा हूँ। मैं अब यौवनावस्था की ओर बढ़ चुका था। गर्मी, शीत और मौसम की दूसरी मार को झेलता हुआ। ओह! एक दिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि एक चिड़िया कुछ तिनके लाकर बार बार मेरी टहनियों में संभाल कर छुपा कर रख रही थी। अरे यह क्या! एक प्यारा सा घोंसला! और वो बैठ गई उसमें अपने साथी के साथ शान से। मैं उनको देखता रहा और कुछ दिनों के बाद एक मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी, नन्हे बच्चों की। मैं आनंद से उसको सुनता। अब मैं इतना बड़ा हो चुका था कि बालकों की टोलियाँ मेरी छाया में दिन भर खेलती, शोर मचाती। मुझे बड़ा अच्छा लगता। थके हारे पथिक भी मेरी छाया में शीतलता का एहसास करते। इसी यात्रा में एक दिन अचानक मेरे लिए कुछ विशेष हुआ। मेरे सौंदर्य में बढ़ोतरी हुई और वह था पुष्पों का खिलना। चारों ओर सुगंध फैल गई। भौरे, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ उन पर मंडराने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे। पेड़ पर बौर आ गया। मेरे लिए कुछ नया सा था। अब फल लगेगा। यह क्या, जिसे मैं यहाँ खड़ा होकर केवल निहार सकता था, मेरे नज़दीक का दूसरा वृक्ष, मेरा प्रिय मित्र, उसने कुछ संदेश भेजा। गोपनीय है, आपको नहीं बता सकता। बस इतना जान लीजिए कि बधाई संदेश था। कुछ दिनों पश्चात मैं फलों से लद चुका था। अब मेरे इर्द गिर्द भीड़ लगी रहती। बहुत चोट खाई थी मैंने पत्थरों से, लंबे बांसों में बंधे लोहे के पैने औजारों से, पर मैंने उफ तक न की। वैसे भी मैं तो अपना सर्वस्व देने के लिए ही शायद जन्मा था, और वो भी उस निर्दयी मनुष्य को। परंतु उसकी आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि चाहे कच्चा फल हो, पका हो, छोटा हो, हरा हो, पीला हो, सभी उसके खाद्य योग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार सूखी लकड़ी हो, हरी सूखी पत्तियां हों, किसी न किसी रूप में वो उन्हें काम में ले लेता है। शायद इसके पीछे उसके संयम का अभाव है या लालच, मैं नहीं जानता। पर मैं मनुष्य के व्यवहार पर टीका टिप्पणी करके आपका और अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। फलों का लगना मनुष्य के लिए वरदान था और शायद मेरे लिए अभिशाप। रोज मैं कष्ट सहता, दर्द सहता, वे मेरे फल तोड़कर ले जाते, कुछ तो मेरे सामने ही खाने बैठते और खाकर गुठली फेंक जाते, कहते बहुत मीठा आम है। तब मुझे पता चला कि मैं आम का वृक्ष हूँ। एक दिन मेरे प्रिय मित्र एक अन्य वृक्ष के पास कुछ मनुष्य एकत्र हुए। मैंने कहते सुना कि अब इस सड़क को चौड़ा करना है, इस हेतु इस पंक्ति के सभी वृक्षों को काटना आवश्यक है। बस
इंसान के स्वार्थीपन की पराकाष्ठा। मेरा हृदय चीर गई। अरे, यह कौन सी आवाज़? यह तो एकदम नई, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। एक बहुत पैना सा औजार था। वे लोग चिल्ला रहे थे, संभाल के, तेज चलाओ। और अब मेरा मित्र मुझे सहायता के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज़ मैं ही सुन सकता था, समझ सकता था, पर कुछ कर नहीं सकता था सिवाय इसके कि देखूं उसका सा ही अंत मेरा भी होगा क्या, आज या कल। कुछ देर में उस वृक्ष के साथ घोंसलों में रखे अंडे, चिड़ियों के बच्चे गिरकर शायद सभी नष्ट हो गए। और मेरा वह साथी जो कभी मुझे एहसास दिलाता था कि अब हमारी प्यारी माँ धरा के लिए हमारा कुछ करने का वक्त आ गया है, हमारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, अब हमें मृदा संरक्षण में योगदान देना होगा, एक ही पल में जमी जोद हो गया। कुछ दिन पश्चात एहसान फरामोश इंसान के हाथों ऐसा ही अंत मेरा भी होगा क्या, एक बार मैं फिर सोचने को विवश था। बस मैं एक खुशनसीबी शायद लेकर पैदा हुआ कि मैंने अपने जीवन काल में ही अपने बीज से अपनी संतति को जन्म लेते देखा, अपने जमी जोद होने से पहले। एक मूक वृक्ष की आत्मकथा को बखूबी व्यक्त करने के लिए डॉक्टर उपाध्याय का अत्यंत आभार। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगली कविता का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।